हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 25 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म निवार रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ डैश। फर्स्ट, टूल टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। सेकेंड, पॉलिसी फॉर कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। एंड फोर्थ, साइक्लोन हिटिंग ईस्ट कोस्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, इट इज अ साइक्लोन एंड इट इज गोइंग टू हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यहां पे ये साइक्लोन जो है वो अफेक्ट करेगा ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो वहां पे अभी डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही ये आर्टिकल है जहां पे ये साइक्लोन के बारे में कहा गया है। तो अब हम साइक्लोन के ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकेंड, tropical cyclones are one of the most devastating natural calamities in the world. Third, tropical cyclones originate and intensify over warm oceanic water. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पे, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। यहाँ पे इक्वेटर लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। इसके फॉर्मेशन के लिए सरफेस सी वाटर जो है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके ये ओरिजिन होते हैं और इंटेंसिफाई होता है ओवर द वार्म वाटर्स। तो ये भी करेक्ट है। आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट recently made religious conversion a non-bailable offense. फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकेंड राजस्थान, थर्ड हरियाणा एंड फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। काफी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है इस इश्यू के चलते, बिकॉज वहां की हाई कोर्ट ने इस चॉइस को अपहोल्ड कर दिया है और यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया है जिसके अंदर रिलीजियस कन्वर्जन जो है उसे एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है और वहां पे पेनल्टीज है अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इफ इट फाउंड टू इफेक्टेड फॉर मैरिज थ्रू मिस इंटरप्रिटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस और अदर फ्रॉडुलेंट मीन्स। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इट इज अगेंस्ट दी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट। कई लोग ऐसा भी कहता है कि इट इज नॉन सेक्युलर इन नेचर। तो इस वजह से इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ऑर्डिनेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। फर्स्ट, गवर्नर कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। सेकेंड, गवर्नर कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर अलोन। Third, governor does not need any instructions to make ordinance on any matter. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। गवर्नर जो है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं उसी के ऊपर ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं। दैट मीन्स गवर्नर कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज गवर्नर मेक ऑर्डिनेंसेस
ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट चीफ मिनिस्टर अलोन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, लेकिन चीफ मिनिस्टर अलोन नहीं होगा, तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो गलत होगा। थर्ड जो है वो भी गलत है, बिकॉज कुछ बिल्स ऐसे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। तो ऐसे बिल्स के अंदर अगर ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर अगर ऑर्डिनेंस बनाना है तो उसके ऊपर भी गवर्नर जो है उन्हें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई सर्टेन टाइप का फाइनेंशियल बिल जो है उसके लिए अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, तो अगर उसके ऊपर गवर्नर को कोई ऑर्डिनेंस पास करना है तो वहां पे भी प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन जो है वो जरूरी है। तो इसका मतलब कि ये थर्ड जो है वो गलत होगा। आंसर इज सी, सेकंड एंड थर्ड, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। सो जैसा कि हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून लाया गया है नॉन रिलीजियस कन्वर्जन का। Question number 5. Which of the following statement is or are correct about Unlawful Activities Prevention Act? First, it is applicable even if the crime is committed outside India. Second, till 2004, the scope of unlawful activities was narrower. And third, Part 3 of the Constitution validates this act. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर स्पेशली टेरर एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज दैट प्रमोट टेररिज्म उनको काउंटर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो टेरर एक्टिविटीज जो है वो इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। सो इट इज एप्लीकेबल इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। 2004 में ये एक्ट के अंदर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले अनलॉफुल एक्टिविटीज का मतलब होता था सेसेशन ऑफ टेरिटरीज एंड सेशन ऑफ टेरिटरीज। मतलब कि उससे पहले अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो स्कोप था वो सिर्फ टेरिटरी से रिलेटेड था। अगर किसी को टेरिटरी दे दी है या फिर किसी की टेरिटरी जो है वो इलीगली आपने छीन ली है, तो ऐसी एक्टिविटीज को ही अनलॉफुल एक्टिविटीज कहा गया था 2004 से पहले। 2004 के बाद ये जो टेररिस्ट एक्ट है उनको इस पर्टिकुलर एक्ट में ऐड किया गया और उसके चलते इसका स्कोप जो है वो और भी वाइड बनाया गया। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। पार्ट 3 दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर जो आर्टिकल 22 है विच डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। So UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act, it is a type of preventive detention law. तो इसका मतलब कि पार्ट 3 जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट को वैलिडेट करता है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो अभी ये UAPA एक्ट जो है वो काफी चर्चा में रहा है, बिकॉज उसी के चलते दिल्ली के अंदर ये जो राइट्स हुए थे तो उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उनको गिरफ्तार किया गया है उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? फर्स्ट, स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस ओनली व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड। सेकेंड, हिज डिसीजन इज फाइनल ऑन द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs। थर्ड, हिज डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑन द मैटर्स ऑफ 10th शेड्यूल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर के जो स्पीकर है वो असेंबली डिसॉल्व होने से पहले भी अपनी ऑफिस वैकेट कर सकते हैं बाय गिविंग हिज रेजिग्नेशन। तो इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि उनका डिसीजन जो है किसी भी MLA को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो वो फाइनल होता है और यहीं से सारी कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट होती है, बिकॉज समटाइम्स स्पीकर जो है वो अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन लेवल पे काम करते हैं। इस वजह से ये पावर जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल है कि उनका डिसीजन फाइनल क्यों है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि उनका जो डिसीजन है 10th शेड्यूल दैट मींस एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसके ऊपर कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर पावर जो है वो लोकसभा के स्पीकर को भी मिले हैं, और ये जो मैटर है हिज डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, वो डिसाइड किया गया था कूपर केस में। कूपर केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑन द मैटर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि यहां पे स्पीकर का जो डिसीजन है इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ये भी कही थी कि जब तक स्पीकर जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले लेते तब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर मान लो कि किसी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो स्पीकर के पास पेंडिंग है, तो ऐसे केस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सो अभी बिहार के अंदर नई असेंबली के अंदर स्पीकर की पोस्ट जो है उसका इलेक्शन होने वाला है, इस वजह से ये स्पीकर की पोस्ट न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग concerns were raised by internal working group of RBI recently about entry of corporates into banking system? First, interconnected lending. Second, concentration of economic power. Third, exposure of safety net provided to banks. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों कंसर्न्स जो है वो करेक्ट है। आरबीआई का जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है उन्होंने ये कहा था कि कॉर्पोरेट्स एंड बैंक दोनों के बीच में इंटरकनेक्टेड लैंडिंग है। मतलब कि अगर मान लो कि कॉर्पोरेट एंड बैंक्स के बीच में एफिलिएशन हो जाता है तो इट विल लीड टू मोर बेनिफिट्स टू दी कॉर्पोरेट्स। बैंक्स जो है वो ज्यादा लैंड करते हैं कॉर्पोरेट्स को, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्पोरेट्स जो है उनके पास एक इकोनॉमिक पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इनटू द कॉर्पोरेट्स। एंड एक्सपोजर ऑफ सेफ्टी नेट प्रोवाइडेड टू दी बैंक्स, इसका मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट्स जो है वो बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स जो है वो एज अ गारंटी देते हैं। तो बैंक्स के पास एक सेफ्टी नेट भी है कि अगर मान लो कि कॉर्पोरेट्स जो है वो लोन रीपे नहीं करते देन दे कैन रिकवर दिस फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स। तो ये सारे कंसर्न्स जो है वो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बताए थे। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। सो रिसेंटली इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने कि कॉर्पोरेट्स को एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस जो है उनको एंटर किया जाए इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो उसके चलते आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जहां पे ये तीनों कंसर्न्स इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताए गए हैं, और उनको इलेबोरेट भी किया है कि क्यों इन कॉर्पोरेट्स को एंट्री नहीं देनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। Question number 8, which of the following statement is or are correct about Epidemic Diseases Act? First, it was enacted during colonial era. Second, it protects persons who are acting under it and no suit or legal proceedings can be initiated against them. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1896 में जब ब्यूबोनिक प्लेग डिसीज जो है वो एपिडेमिक बन चुका था, तो उस टाइम पे 1897 में ये एक्ट बनाया गया था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट। उसके अंदर जितने भी पर्सनल काम करते हैं उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उसके अंदर जो पुलिस पर्सनल काम करते हैं, तो ये एक्ट जो है वो पुलिस को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर देश के हित में उन्होंने कोई काम किया है, सो नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। तो ये प्रोटेक्शन कहां से मिलता है, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट में से मिलता है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो लॉकडाउन्स के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति थी उसके चलते रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है जिसका नाम है सिटीजन्स एंड द सोवरेन स्टोरीज फ्रॉम द लार्जेस्ट ह्यूमन एक्सोडस इन कंटेम्पररी इंडियन हिस्ट्री। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या शॉर्टकमिंग्स बताए गए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की क्या तकलीफें हैं, तो उसके चलते आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए।
Question number 9. Which of the following statement is or are correct about Forest Rights Act? First, under this act, forest dwellers are responsible for sustainable use, conservation of biodiversity, and maintenance of ecological balance in the forest. Second, it grants ownership of existing cultivated lands to the forest dwellers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया था 2006 में. उसके अंदर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इन द फॉरेस्ट. उसके अंदर मेन राइट ये है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास कि उनके पास एग्जिस्टिंग जो कल्टीवेटेड लैंड है, मतलब उनके पास ऑलरेडी जितनी भी जमीन है जिसके ऊपर वो खेती करते हैं उतनी जमीन वो रख सकते हैं, कोई नई जमीन वो परचेज नहीं कर सकते. एंड जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसके लिए भी एक लिमिटेशन है, दैट इज 4 हेक्टर्स. 4 हेक्टर तक वो जमीन रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते. तो इसका मतलब कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. सो जम्मू कश्मीर के अंदर ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन वहां पे रिसेंटली ये जो रोशनी एक्ट है वो न्यूज में रहा था, उसको अबॉलिश किया गया है. एंड इट एम्स टू टेक अवे द लैंड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ड्वेलर्स. तो इसलिए ये आज के न्यूज़पेपर में दोनों एक्ट के बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, पर्टिकुलरली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके चलते ये आर्टिकल दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पोषण अभियान? फर्स्ट, पोषण अभियान इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम. सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया by 2030 अंडर दिस मिशन. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है. पोषण अभियान ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस ईयर गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया by 2022. सो आंसर इज ए, 1 ओनली. सो पोषण अभियान को लेके नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया है जिसके अंदर पुअर आउटकम्स आए हैं. पोषण अभियान नीड्स अ बूस्ट, ऐसा कहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर. ये आर्टिकल के अंदर आपको काफी सारे अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd and 4th राउंड. उसकी आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.